वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने इससे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन के फ़र्क को समझा और रेशो की कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की ताकि पता चल सके कि रेशो से किस तरह काम लिया जाता है आम ज़िंदगी में। उसके अलावा हमने ये देखा प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है और प्रोपोर्शन रेशो से कैसे मुख्तलिफ होता है। हमने कंटिन्यूड रेशो को भी स्टडी किया और कि जाना कि कंटिन्यूड रेशो और प्रोपोर्शन अलग अलग चीज़ें हैं। फिर प्लस हमने प्रोपोर्शन का कानून भी पढ़ा। नाउ अब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल देखेंगे। आपके चैप्टर है 18, इसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 18.1। आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मुतालिक कुछ बहुत बेसिक बुनियादी टाइप की सवाल दिए गए हैं। मैं चाहूँगा कि इसको हम जल्द बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। सो दिस इज़ क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 18.1 and here's question number 1। इसमें से मैं कुछ सेलेक्टेड एक दो सवाल करना चाहूँगा। इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। रेशियो में तरतीब की बड़ी अहमियत होती है। जो क्वांटिटी आपको पहले दी गई है उसको पहले ही लिखना है रेशियो में और दूसरी क्वांटिटी को बाद में ही लिखना है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बात जो समझने वाली है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, वो है कि जब भी रेशियो निकाली जाती है तो रेशियो जिन क्वांटिटीज़ की निकाली जाती है उनका यूनिट सेम होना चाहिए। क्योंकि रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। रेशियो सिर्फ दो नंबर्स का ताल्लुक़ है, दो क्वांटिटीज़ का ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है। तो यहाँ पर पहली वाली प्रॉब्लम देखें तो बड़ी आसान है। फर्स्ट पार्ट जो उसका मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपको मैकेनिक्स बताने के लिए इसके कि आपको रेशियो निकालनी है 70 किलोग्राम एंड 28 किलोग्राम की। तो चूँकि दोनों क्वांटिटीज 70 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम इन सेम यूनिट्स हैं तो हमें इसमें कोई मज़ीद तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली प्रोसेस पे जाएंगे। 70 किलोग्राम जो पहली क्वांटिटी उसे ऊपर रखेंगे और दूसरी क्वांटिटी को नीचे रखेंगे 28 किलोग्राम, और यूनिट को यूनिट से कैंसिल कर देंगे क्योंकि रेशो में कोई यूनिट नहीं होता। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है रेशो की। तो ये क्या बन जाएगा इससे, अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। 7 10 7 4 2 5 एंड 2 2 इस तरह से ये फ्रैक्शन बनता है 5/2 विच इज़ इक्वल टू 5:2। सो 70 किलोग्राम और 28 किलोग्राम की जो रेशो आ रही है वो आ रही है 5:2। सो दिस इज सिंपल। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि इनके यूनिट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे जो पार्ट 2 है इसमें यहीं पे हमें एक छोटी सी बात समझनी है कि इसमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। हम इसकी रेशो नहीं निकाल सकते इस वक्त, इस हालत में नहीं निकाल सकते। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि निकाल ही नहीं सकते जब तक कि हम इसको एक प्रॉपर शक्ल में नहीं ले आते जिसमें कि दोनों का यूनिट सेम हो। ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। आपके ऊपर है आप क्या करना चाहेंगे। दोनों के यूनिट्स को सेम बनाना है। मीटर को चाहे तो सेंटीमीटर बना लीजिए और चाहे तो सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए। दोनों बातें मुमकिन है। इसमें कोई असातिज़ा टीचर्स नॉर्मली ये प्रेफर करते हैं कि बड़े यूनिट को छोटे में ब्रेक कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पास होल नंबर में एक वैल्यू आ जाती है तो उसे कैलकुलेट करना आसान होता है। ओनली दैट रीज़न और इसमें टीचर्स बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे, ताकि बच्चों को जो हम मैकेनिक्स या जो प्रोसेस बता रहे हैं वो उन्हें समझ में आए, ना कि वो नंबर्स की कैलकुलेशन में उलझ जाए। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको दोनों तरीक़ों से करके बता रहा हूँ। तरीक़ाकार वही रहेगा, लेकिन यूनिट्स के इंतखाब से सवाल के करने के अंदर मुश्किल आ सकती है और वो मुश्किल आपके सवाल के जो असल मकसद है आपको उससे भटका देगी, उससे दूर कर देगी। तो मैं पहला काम क्या कर रहा हूँ कि मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ। सो यू शुड नो दैट 1 मीटर जो है दैट्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सो क्या बनेगा ये 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अब हम रेशो निकालेंगे तो होगी 60 सेंटीमीटर ओवर 100 सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर को, यूनिट्स को कैंसिल करना है हमें किसी भी तरह से। उसके बाद में नंबर्स को अब जिस तरह भी चाहे लिखें, जितना चाहे सिंप्लीफाई कर दें। रेशो को सिंप्लीफाइड होना चाहिए वैसे, लेकिन मैं ऐसे अगर 60:100 भी लिख दूँ तो ये गलत नहीं है, रेशो आ चुकी है। लेकिन इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें उतना अच्छा है। तो 0 1 0 से कट रहा है, काट दीजिए। 6 और 10 रहेगा, 2 से ये भी कट सकते हैं, 2 3 6 एंड 2 5 10। तो ये आ गया 3/5 विच कैन बी सिंपली रिटन एज 3:5। रेशो जितनी सिंप्लीफाइड हो उतना अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं इसको 60:100 लिख दूं तो ये गलत नहीं है, ये जवाब बिल्कुल सही है। ये टीचर्स को समझ लेनी चाहिए बात। ये टीचर्स बच्चों के इस जवाब को गलत नहीं कह सकते, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके सिंप्लीफाई होने की पॉसिबिलिटी है, कर लें तो अच्छी बात है, गलत नहीं है। इस नंबर को और इस नंबर को, इन दोनों में से किसी को भी हम किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीज़ें सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगी। दिस इज़ ओनली, इट्स लुक रादर हैवी 60 and 100 and here 3 and 5, दैट मेक्स ईजियर सेंस। ये आपको आसानी से दिमाग में आ जाता है। 3 और 5 और 60 और 100 ज़रा हैवी लगता है, अदरवाइज मैथमेटिकली दोनों अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। ओके, आई एम डूइंग अनदर वे। अनदर वे क्या है कि अगर हम, क्या ज़रूरी है कि बड़े ही यूनिट को ब्रेक करके छोटे में ले जाएं? अगर छोटे यूनिट को ही हम इस्तेमाल करें तो क्या होगा? 60 सेंटीमीटर जो है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं 60 सेंटीमीटर को मीटर बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा? मुझे इसको करना पड़ेगा 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन जाएगा मीटर। ये 0 0 से कटा। 6 डिवाइडेड बाई 10 बनेगा 0.6 मीटर। अगर मैं अब इसकी रेशो निकालूं, मैं इस दोनों को मीटर में चेंज कर चुका हूं, इसको मैं 60 सेंटीमीटर जो है मैं इसको मीटर में चेंज कर चुका हूं और ये बन गया है 0.6 मीटर। तो इससे क्या होगा? इससे भी इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तरीका कन्वीनियंट है, इसकी कैलकुलेशंस आसान है। सो टीचर्स शुड फोकस ऑन दिस मेथड। ये आसान है, आसानी बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें आसान तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों को भी आसान लगे और जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चा उस चीज़ को सीखे। ऐसा ना हो कि वो बैकवर्ड बहुत सारी चीज़ें सीखने पे लग जाए और वो असल मकसद से भटक जाए। सो ये क्या बनेगा देखिएगा, 0.6 मीटर ओवर 1 मीटर। ये मैं मीटर को ऐसे ही रख रहा हूँ, 1 मीटर। तो ये मीटर मीटर से कट जाएगा, ये बचेगा 0.6/1। तो व्हाट इज दिस? हम अगर इसको होल नंबर में चेंज करना चाहते हैं, अगर सपोज मैं इसको 0.6:1 लिख दूं तो ये बिल्कुल सही है। रेशो में कोई भी नंबर लिखा है, ये फ्रैक्शन नहीं है कि हम यहाँ डेसिमल इस्तेमाल नहीं कर सकते एंड वी नीड इंटीजर्स। नो, ये रेशो है। रेशो में कोई भी नंबर इस्तेमाल हो सकता है, इवन 0 भी इस्तेमाल हो सकता है। ना अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ, क्या होगा? 6:10। ये भी सही है। इसको सिंप्लीफाई कर दूँ कि दोनों को मैं अगर डिवाइड कर दूँ 2 से तो क्या होगा? 2 3 एंड 2 5। ये देखने में आँखों को ज़्यादा भली लगती है 3:5 बजाय 0.6:1 या 6:10। इसके मुकाबले में 3:5 आपको कन्वीनियंट फील होता है। मैथमेटिकली 9 के इस्तेमाल से में कोई फ़र्क पड़ेगा और 9 के लिखने में कोई गलती है, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक थिंग विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप यूनिट्स को कैसे सेम बनाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम दी गई, मैं एक प्रॉब्लम सिर्फ और हल करूँगा आपकी कन्वीनियंट के लिए। जैसे कि पार्ट 4 है, इसमें सेकंड और मिनट्स की बात की गई है। आप चाहें तो सेकंड को मिनट्स में चेंज कर दें। याद रखना है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, दैट्स ऑल। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 2 ml और लीटर की बात की जा रही है। सो वी मस्ट नो कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब आप चाहे मिलीलीटर को लीटर में चेंज करें या लीटर को मिलीलीटर में चेंज करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्ट 5 में दोनों डिग्रीज़ हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूँ, 6 पार्ट। इसमें किलोग्राम और फिर किलोग्राम और ग्राम मिक्स करके दिए गए। सो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट?
सो आई एम डूइंग दिस लास्ट पार्ट, बाकी पार्ट्स आप ट्राई करेंगे इसको खुद। यूनिट्स को चेंज करना आपको आना चाहिए, और इन क्लास 10 so दिस इज़ अ बेसिक थिंग which you learn in chemistry and physics in detail, in great depth. So वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. Now I'm doing 6th part. मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी. एक तो डेसिमल है, फिर यूनिट्स भी मल्टीपल यूज़ हो रहे हैं. 3.5 किलोग्राम एक क्वांटिटी है, एंड दूसरी क्वांटिटी है 5 किलोग्राम एंड 200 ग्राम्स. ये 200 ग्राम जो है ना, इसने हमारे लिए ज़रा मुश्किल पैदा कर दी. अदरवाइज़ ये बिल्कुल सिंपल सी बात है. इस डेसिमल से हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. रेशो है, रेशो में डेसिमल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये 200 ग्राम जो है, दिस इज़ द की प्रॉब्लम है. क्या करें? एक सूरत तो ये है कि इस 200 ये पूरा 5 किलोग्राम नहीं है, 5 किलोग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, 200 ग्राम ज़्यादा है. अब ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, इसको मैं एक क्वांटिटी में एक यूनिट के साथ लिखना चाहूँ तो मैं इसको किलोग्राम में चेंज करूँ और इसके साथ इसको ऐड कर दूँ, सिंपल आंसर आ जाएगा. एक शक्ल तो ये मुमकिन है, ठीक है. दूसरी शक्ल ये मुमकिन है कि मैं इसको भी ग्राम में चेंज कर दूँ, इसको भी ग्राम में चेंज कर दूँ, टोटल सारी की सारी चीज़ें ग्राम में आ जाएँ, बहुत आसान हो जाएगा, जो कि आम तरीका है. और टीचर्स यही तरीका पसंद करते हैं. क्यों पसंद करते हैं? कि बच्चों के लिए कन्वीनियंट होगा. कन्वीनियंट कैसे होगा? देखिए कि 1 किलोग्राम जो है दैट्स इक्वल टू 1000 ग्राम्स. इसका मतलब जहाँ भी हम किलोग्राम को हटाएंगे वहाँ हमें 1000 ग्राम लगाना पड़ेगा. तो ये क्या बन जाएगा? अगर 3.5 किलोग्राम है तो हम इसको 1000 ग्राम कर देंगे, एंड ये 5 किलोग्राम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम, और ये 200 ग्राम इसके अंदर ऐड होगा, ये एज इट इज़ रहेगा. नाउ व्हाट वी हैव, ये 3.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3500 ग्राम्स, एंड थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, ये बनेगा 5000 ग्राम प्लस 200, 5200 ग्राम्स, जस्ट टू सेव माई स्पेस ऑन बोर्ड. अब इनकी रेशो निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? 3500 ग्राम ओवर 5200 ग्राम्स. सो सबसे पहली चीज़, ग्राम को ग्राम से उड़ा देंगे. अगर ये नहीं किया तो रेशो नहीं निकली. फिर उसके बाद में ये 2 ज़ीरो भी कट रहे हैं, इन्हें भी काट देते हैं. 5 से ये 35 जो है, ये 7 और 5 से सिर्फ सिंप्लीफाई हो सकता है. क्या 52 7 से कैंसिल होगा? कहीं के सिंप्लीफिकेशन के चांसेस हैं? आई डोंट थिंक सो. तो लिहाजा मेरे हिसाब से दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यही इसकी सिंपलेस्ट शक्ल बनेगी, क्योंकि 52 ना 5 से कैंसिल हो सकता है ना 7 से हो सकता है. सो दिस इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन ऑफ 3.5 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम एंड 200 ग्राम्स. नाउ अगर मैं इसको इस तरीके से ना करना चाहूँ तो और क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, सिर्फ पर्पस आपको बताना है कि ये जो मेथड हम करते हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. रेशो में आपको फुल लिबरेशन है कि आप जिस तरह के नंबर चाहे इस्तेमाल करें, सिर्फ आपको यूनिट्स को सेम करना है ताकि आप रेशो निकाल सकें. सो आई एम गोइंग बैक टू द सेम मेथड, और मैं सेम रूल और इस प्रॉब्लम को दोबारा हल कर रहा हूँ. हमारे लिए नंबर्स का बड़ा हो जाना अच्छी बात है, लेकिन डेसिमल और फ्रैक्शन में जाने को हम इतना अच्छा नहीं समझते. एनी हाउ, लुक एट हियर, ये 3.5 किलोग्राम को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, और मैं इस 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रहा हूँ. लेट्स डू इट इन द रफ. 200 ग्राम्स, तो ये बनेगा 200 अपॉन 1000, तो ये बन जाएगा किलोग्राम. सिंपल सी बात है. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम किलोग्राम में चेंज हो जाएगा. तो ये बनेगा 0.2 किलोग्राम. अब 0.2 किलोग्राम बन गया तो क्या होगा? ये 200 ग्राम 0.2 किलोग्राम दोनों किलोग्राम है, तो इनको मिला के हम लिखेंगे तो क्या बनेंगे? 5.2. दोनों नंबर डेसिमल में आ गए. क्या किया जाएगा? रेशो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता, डेसिमल आए फ्रैक्शन आए जो आए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ 3.5
किलोग्राम, रेशो 5.2 किलोग्राम। सबसे पहला काम यूनिट को उड़ा देना है, ये किया तो आपकी रेशो बनेगी। अब यहाँ दोनों में डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, तो लिहाजा हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। दिस विल बी 35/52, दिस इज 35 रेशो 52। आई होप कि आपको याद होगा कि जब हमने इसको पिछले तरीके से किया था तो अब इसका जवाब यही आया था और यही आना है। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस रेशो। तो रेशो कैसे निकालना है, ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ एक उसूल है, एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि जिन क्वांटिटीज़ की रेशो निकाल रहे हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए। एक सिंपल रेशो जो होती है उसके अंदर कोई यूनिट नहीं होता। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स गो टू फर्दर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें रेशो ही निकालने को कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा डेटा को कंफ्यूज किया गया है। डेटा कैसे निकालना है ये आपके अपने सेंस पर डिपेंड करता है, इसका ताल्लुक मैथ्स के साथ नहीं है। आप कैसे सवाल को पढ़ते हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है। ठीक है, तो रेशो निकालने के तरीके में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो तरीका वही रहेगा, लेकिन हम डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे निकालते हैं इस सवाल में से, ये सबसे अहम बात है। मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स। एक फैक्ट्री है जिसमें 120 लोग काम करते हैं, क्या किया जाए। रेशो के लिए हमने इस तरह की प्रॉब्लम की थी कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर वर्कर्स हैं। ठीक है जी, वर्कर्स कितने हैं टोटल। मैं फिर टेबल की शक्ल में जा रहा हूँ, मुझे इसमें बहुत कन्वीनियंट रहता है कि 120 टोटल वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। लेट्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बिट बाय बिट। इन विच 45 आर women। अब इसमें कितनी औरतें हैं, उसमें 45 औरतें काम करती हैं। एंड रिमेनिंग आर मैन। अब ये एक सवाल इन्होंने यही पैदा कर दिया कि बाकी मर्द हैं। 120 टोटल लोग काम करते हैं, 45 औरतें हैं, बाकी मर्द हैं। जब तक हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगी तो हम रेशो नहीं निकाल सकते। तो अब कितने मर्द हैं ये इन्होंने बताया नहीं, हमें इतना बता दिया रिमेनिंग आर मैन। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग तो माइनस करने के बाद आता है रिमाइंडर। तो 120 में से 45 को निकाल देंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो मर्द होंगे। तो 120 में से 45 को माइनस करना मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं है। हाउ मच इज़ दैट, 75। प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा इसको, मैंने सही किया है। अब उसके बाद में जब हमारे पास डेटा पूरा कंप्लीट हो गया, टोटल भी हमें पता चल गया वर्कर, टोटल वर्कर्स। वर्कर मीन ये टोटल है, याद रखिए, दोनों मर्दों औरतों का मिला के टोटल। और वेमेन उसमें औरतें 45 हैं और मर्द 75 हैं, दे आर टोटल 120। अब रेशोज़ निकालने के लिए कहा गया है, मैं क्विकली कर रहा हूँ। नंबर 1, मैन टू वेमेन, मर्दों से औरतों की रेशो निकालनी है। तो मर्द पहले हैं, औरतें बाद में, लिहाजा मर्द कितने हैं 75, ये ऊपर आएंगे, औरतें, इसमें कोई यूनिट नहीं है, ये काउंटिंग है। तो काउंटिंग के अंदर यूनिट का कोई झगड़ा नहीं होता, सिंपल नंबर्स होते हैं। इसको क्या किया जाए, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिस तक मुमकिन हो करना चाहिए। 5 से तो कम से कम हो ही सकते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 2 रह गया तो 25, 5 5 ज़ा 3 से फिर कट जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 से। So this is going to be 5/3. So simply write 5/3. That is what required. लेकिन अगर मैं इसको 75/45 लिख दूँ तो भी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। अगर मैं इसको 15/9 लिख दूँ तो भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन सिंप्लीफाई कर लेना अच्छा है, जस्ट अच्छा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट है विमेन टू मैन। अब ये देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। रेशो मैन टू वेमेन आ रही 5/3, यहीं से कर लीजिए। मैन टू वेमेन, मैन पहले, मैन की रेशो क्या है 5, वेमेन की रेशो है 3। हम इसको उल्टा कर रहे हैं ना, हम पहले वेमेन को लेके आ रहे हैं, वेमेन की रेशो निकाल रहे हैं टू मैन। मैं
सोचता हूँ कि हमें इसको कैलकुलेट करना चाहिए। जो हम पहले कर चुके ये वही चीज़ है, लेकिन वेमेन पहले होगी, मैन बाद में होगी। तो वेमेन की रेशियो यहाँ पे क्या है 3, मैं इसे कैलकुलेट कर ही नहीं रहा, ज़रूरत ही नहीं है करने की। और 5, ये इसका आंसर आ गया। क्यों करें, कर चुके हैं। ये नंबर्स हमें बता रहे हैं, ये नंबर क्या बता रहे हैं कि ये मैन है और ये वेमेन है। अब आपको सिर्फ इनकी तरतीब बदलनी है। उन्होंने वेमेन को पहले कर दिया, मैन को बाद में, तो आप भी रेशो की तरतीब बदल दीजिए, जवाब आ जाएगा। पूरा प्रोसेस करना चाहें ज़रूर कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली यू विल गो टू दिस पॉइंट। देन इट सेज women to total worker. Now this is a new idea, so we need to work it out. पार्ट 3 है ये, women to total worker. टोटल वर्कर्स 120 है, वेमेन 45 है, वेमेन पहले हैं कितनी है 45, और ये टोटल वर्कर्स हैं, टोटल वर्कर्स 120 है, ही नीचे आ जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेशो आ जाएगी। क्या करूं, 5 से स्टार्ट कर लेता हूं। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। फिर 3 से तो कट सकता है, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। सो फ्रैक्शन जो आ रहा है 3/8 आ रहा है। रेशो विल बी 3/8। देखिएगा औरतों की रेशो 3 ही है अभी भी। अगर आप इसको रेशो की फॉर्म में करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा मर्दों की रेशो क्या आई थी 5, औरतों की रेशो क्या आई थी 3, और टोटल जो वर्कर्स की रेशो अभी हमने निकाल के देखी 8। आप भी डायरेक्ट निकाल लीजिए रेशो, जिससे हम कर चुके हैं, ये हमने रेशो की प्रॉब्लम्स देखी हैं। अब जैसे फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है मैन टू टोटल वर्कर, क्या करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कोई अक्लमंदी का काम है ही नहीं। मैन टू टोटल वर्कर्स, तो मैन की रेशो क्या है यहाँ पे 5, और टोटल वर्कर्स की रेशो क्या है 8। आंसर आ गया। आप चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको, पूरा प्रोसेस सेम थिंग। रेशोज़ के अंदर तो हम किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए रेशो को जो तरीका क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने का वही रेशोज़ को कैलकुलेट करने का। सो दैट्स ऑल इन दिस रेशो कैलकुलेशन। रेशो के ऊपर हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम की थी, टोटल निकालना और टोटल का कहाँ ज़रूरत होती है, किसी का डिफरेंस कैसे निकालना है। रेशो पे हमने काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स को करके देखा है। ओके, आई एम स्विचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें प्रोपोर्शन के फर्स्ट लॉ को इस्तेमाल करना होगा। क्या प्रोपोर्शन को रिवाइज करने की ज़रूरत है? आई विल टेक 1 मिनट कि मैं इसको आपको क्विकली बता दूं कि प्रोपोर्शन होती क्या चीज़ है। जस्ट क्विक रिकैप। प्रोपोर्शन, इट्स अ स्टेटमेंट विच शोज द रिलेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट रेशियोज। अगर मैं आपको बता दूं कि A रेशो B और C रेशो D ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट का मतलब ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ के रिलेशन को शो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन है। दिस स्टेटमेंट इज़ ए प्रोपोर्शन पूरा। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं प्रोपोर्शनल। ये पहला प्रोपोर्शनल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले और चौथे को हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स, और उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सट्रीम्स कह देते हैं। सेकंड एंड थर्ड को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मीन्स कह देते हैं। लॉ क्या है? पहला लॉ जो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। प्रोडक्ट का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई का रिजल्ट। यानी कि अगर हम पहले और चौथे प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करें और दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करें
तो रिजल्ट सेम आएगा। ये पहला लॉ है प्रोपोर्शन का। कीपिंग दिस लॉ, जो हम पहले तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, कीपिंग दिस लॉ इन माइंड, हम अब अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। Now, I'm switching to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 प्रोपोर्शन भी हो सकता है इफ़ यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ये x और y के दरमियान एक रिलेशन है, एक इक्वेशन दी गई और आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि आप x रेशो y मालूम करें। सवाल की शक्ल को देख के नहीं परेशान होना चाहिए कभी भी, पहले हमेशा सोचना चाहिए मालूम क्या करना है, और मालूम करने के लिए कैसी कैसी शक्लें हमारे सामने आ सकती हैं। हम लोग शक्लों से परेशान हो जाते हैं। तो याद रखें x रेशो y का मतलब है x अपॉन y। अगर हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऊपर नीचे कर दें, उलट पुलट कर दें, और इसमें से हम किसी तरह से x अपॉन y निकाल लें, अलग कर लें, तो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। हम ये रेशो निकाल लेंगे। हमें x अपॉन y चाहिए, x रेशो y सोचेंगे, क्योंकि यहाँ रेशो ही नहीं गिवन है कोई, तो x रेशो y कहाँ से आएगा? 100 सवाल दिमाग में आएंगे। फोकस ऑन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड है ये, इसकी और कोई शक्ल क्या हो सकती है? x अपॉन y। नाउ x अपॉन y कन्वीनियंट लगती है इसके अंदर, ये नहीं लगती, तो हम फोकस करेंगे x अपॉन वाई पे, x रेशो y पे नहीं फोकस करेंगे। हमें ये मालूम करना है। अगर हमने ये ढूंढ लिया तो ये तो खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा? x अपॉन वाई, यहाँ पे x भी है, y यहाँ पे भी x भी y। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 4 ज़ा 20x माइनस 10y 3x माइनस 4। देखिए सोचिए ज़रा सा इसको, x अपॉन y है, हम सारे के सारे x y को जगह पर नहीं लाएंगे। यहाँ पे x और y एक साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक साथ नहीं है, ये x अपॉन y है। लिहाजा इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन के दो अलग अलग साइड पर होंगे तो x अपॉन y बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है? x को एक तरफ कर देना है, तमाम के तमाम y को दूसरी तरफ कर देना है। ये देखिए 20x, इस 3x को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 3x। इस माइनस 10y को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 4y जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, और ये माइनस 10y यहाँ हो गया प्लस 10y। तो अब एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, 17x सिंपल xy रह जाएंगे, और यहाँ रह गया 6y। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x अपॉन y। तो ये 6 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं अगर इसको उठा के यहाँ ले आऊँ, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ के 17x अपॉन y इज इक्वल टू 6। हमें चाहिए x अपॉन y, ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ले जाऊँगे डिवाइड हो जाएगा, क्या बनेगा? x अपॉन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 17। देखिए हम पहुंच गए उसी शक्ल पे जो हमें चाहिए थी। आपको क्या मालूम करने को कहा गया था? वैल्यू निकाली x रेशो y की। x अपॉन y की वैल्यू आ चुकी है, तो x रेशो y की वैल्यू निकालना अब क्या मुश्किल है? x रेशो y किसके बराबर होगा? 6 रेशो 17। क्योंकि फ्रैक्शन आ गया तो उससे रेशो निकालना फिर कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। सो व्हाट वी हैव टू डू, एक स्टेटमेंट था, x और y की बहुत सारी टर्म्स थी, हमने पहले x को एक साथ कर दिया y को, लेकिन दोनों को अलग अलग साइड पे। याद रखें जब भी x और y ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, तो आपने दोनों को अलग अलग साइड पर लेकर जाना है, ताकि फिर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर इस शक्ल में आ जाए जो कि रिक्वायर्ड है। दोनों को मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3।
दैट वाज मेनली रिलेटेड टू, मैं इसको प्रोपोर्शन की मदद से भी कर सकता था लेकिन मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि अगले सवाल में प्रोपोर्शन आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. सवाल को बहुत गौर से पढ़ना है. कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. व्हाट इज रिक्वायर्ड? ए मालूम करना है. ए किसके बराबर है, ये रिक्वायर्ड है. पहली बात जो कही गई पहले जुमले में, नोट कर लिया आपने. आगे आते हैं. इफ़ द रेशोज, अब दो रेशोज दी गई हैं. एक रेशो ये है, मैं रेशो को लिख रहा हूँ 3a + 4. फिर रेशो, मैं इसको ब्रैकेट में रखना प्रेफर करूँगा. आई विल टेल यू वाई. यहाँ किताब में ब्रैकेट नहीं लगे हैं लेकिन आई विल प्रेफर ब्रैकेट्स फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न. देखिए इस सवाल में अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं, ठीक है, सपोज ब्रैकेट नहीं, यही शक्ल आपकी किताब में दी गई है, ये किताब लिखने वालों को सोचना चाहिए. अगर मैं ये ना लगाऊं, एक्चुअली ये रेशो इस इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान है. ये दोनों क्वांटिटीज़ रेशो है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है तो सोचने वाला ये सोच सकता है कि दिस इज़ 3a + 4:2a + 5, कि रेशो सिर्फ ये है. चूँकि इनके दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई बात बताई नहीं गई है कि ये अलहदा है और ये अलहदा है. रेशो इन दोनों के दरमियान लगी हुई है, इनका और इनका ताल्लुक़ नहीं है. इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये पूरे के पूरे ब्रैकेट की रेशो इस ब्रैकेट के साथ निकाली गई है, तो जो भी कुछ ब्रैकेट के अंदर है वो रेशो में इस्तेमाल होगा. ये छोटी छोटी बातें, इससे कुछ नुकसान नहीं होता नॉर्मली, चूँकि हम लोग मेमोराइज़ करके चलते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी पे बेस कर रहे होते हैं कि हाँ ये रेशो दी हुई तो ये इसकी पूरी के पूरे इसके साथ इसकी रेशो है. लेकिन मैथमेटिकली सोचें तो रेशो सिर्फ इन दोनों चीज़ों के दरमियान लगी हुई है, तो इसको आप इस रेशो में इन्वॉल्व नहीं कर सकते अगरचे वहाँ ब्रैकेट ना हो. ओके, एक तो ये रेशो दी गई है. दूसरी रेशो उन्होंने कौन सी दी है आपको? 4:3. हम क्वेश्चन से भटक गए. यहाँ मैं कॉमा लगा रहा हूँ और एक दूसरी रेशो जो उन्होंने दी है इसके अलावा वो है 4. यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं इसलिए कि दो ही नंबर हैं और रिलेशन इन्हीं के दरमियान है. नाउ कहा यह गया कि दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, एक ही वैल्यू निकालनी, वो तो बात की बात है. ये दोनों रेशो इक्वल है. अगर दो रेशोज़ इक्वल हैं तो वो क्या बन जाती हैं? वो बन जाती हैं प्रोपोर्शन. इसका मतलब ये क्या होगा? ये 3a + 4 ये एक रेशो है हमारे पास, और 2a + 5 ये एक रेशो है, और दूसरी रेशो है हमारे पास 4:3. तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होगी? प्रोपोर्शन. दो इक्वल रेशो या दो इक्विवेलेंट रेशोज जो होती हैं वो, उनको हम किसी रिलेशन को शो करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड होगा. प्रोपोर्शन ही इनके रिलेशन को शो करता है. अगर ये प्रोपोर्शन बन गया है तो फिर प्रोपोर्शन के सारे लॉज इस पर अप्लाई हो सकते हैं. ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड प्रोपोर्शनल है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है. लॉ क्या कहता है? फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, इनकी प्रोडक्ट इक्वल होगी. फर्स्ट एंड, पहले मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 × 3a + 4, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल को मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. मीन्स क्या है? सेकंड एंड थर्ड. ये है 4 × 2a + 5, ये इक्वल होंगी. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन.
क्योंकि प्रोपोर्शन के कुछ और लॉज और भी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9a + 12, ये हो जाएगा 8a + 20। a की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। ये 8a यहाँ आएगा तो 9a में से माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा a। 12 यहाँ आएगा तो 20 में से माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 8। मैं ज़्यादा अलजेब्रा पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल रेशो पे फोकस कर रहा हूँ। सो दिस अलजेब्राइक प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। a की वैल्यू आपको चाहिए थी, a की वैल्यू आ गई 8। दिस इज़ मेन चीज़ हमें क्या सीखनी थी। ये अलजेब्रा नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने जो लव इस्तेमाल किया कि दो रेशोज़ दी हैं और दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। अगर दोनों रेशोज़ इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एक प्रोपोर्शन का हिस्सा है। हमने इससे प्रोपोर्शन बना दिया और प्रोपोर्शन के लॉसेस को सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, वोकैबुलरी। आई शुड हैव टोल्ड यू बिफोर, लेकिन मुझे लगा कि इतनी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। और मैं जो आप इस सवाल में आप देखेंगे ये यही इस्तेमाल हुई, इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कभी आपका इन अल्फाज से पाला पड़ेगा। ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होते। हम लोग, हमारे जो ऑथर्स हैं, जो किताब के लिखने वाले हैं, ये इंतहाई पुरानी और कदीम जो टर्म्स हैं उनको अभी तक जिंदा रखें। मिसाल के तौर पे एक रेशो है 5:3 है, जो हमारी लोकल करिकुलम में टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं वो दुनिया में अब कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती हैं, सबके सब रिडंडेंट हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर जो पहला नंबर होता है, जो फर्स्ट रेशो के अंदर, और ये बात सिर्फ सिंपल रेशो के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है और कहीं नहीं इस्तेमाल होगी, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। I need to check the spelling here. This is called antecedent. और जो दूसरा नंबर होता है इसको कहते हैं consequent. आई होप कि मैंने क्लियर लिखा है, आप लोग इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं, consequent and antecedent। ये अल्फाज आज लिखी जाने वाली दुनिया में किसी भी मैथ्स की किताब में आपको नहीं मिलेंगे। चलें, मुबारक हो, हमारी किताबों में मौजूद हैं। एंटीसीडेंट रेशो के अंदर जो पहला नंबर होता है डेट इज एंटीसीडेंट, जो दूसरा नंबर होता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है जी, लेट्स कीपिंग दिस वोकैबुलरी इन माइंड, वी आर रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, एंड मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेसन। इसमें क्या गया, what number must be added to antecedent and consequent of the ratio 5:27। एक रेशो दी गई है, that is 5:27। ओके, मेक इट इक्वल टू 1:3। अब देखिए यहाँ पे ये एक और रेशो दी गई है, ये रेशो इसके इक्वल नहीं है। क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छी तरह से, मैं बार बार पढ़ देता हूँ उसको। It says find the number must be added to antecedent and consequent of the ratio 5:27। इस रेशो का ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, इस रेशो का ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। बात किसकी हो रही है, इस रेशो की हो रही है। वो कह रही है ये दोनों रेशो इक्वल हो सकती हैं, अभी इक्वल नहीं है, ये इक्वल हो सकती हैं अगर हम इसके एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के अंदर सेम नंबर ऐड करते हैं। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन। इट सेज व्हाट नंबर, एक नंबर की बात हो रही, नंबर्स नहीं कहा गया है कि इसमें कोई अलग नंबर ऐड होगा, इसमें कोई अलग नंबर ऐड होगा, तो फिर तो हम ये इसको मालूम ही नहीं कर सकते। ठीक है, बात हो रही है इन दोनों में कोई एक नंबर ऐड होगा। प्लीज़ फोकस ऑन वर्ड्स। व्हाट नंबर, क्या नंबर, एक नंबर है, कोई एक नंबर है जो इन दोनों में ऐड करना है आपको। ठीक है, मस्ट बी एडेड टू द कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। इसके एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में एक नंबर आप ऐड करेंगे, तब जब वो उसमें ऐड हो जाएगा तो ये जो नई रेशो बनेगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। ये रेशो इसके इक्वल नहीं है। नाउ कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए मालूम नहीं हमें, तो हम क्या करें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर
इज x। ये नंबर हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये वो नंबर है जो कि हमको इसमें ऐड करना है। क्या हो जाएगा ये जब इसमें ऐड कर देंगे? ये बन जाएगा 5 + x रेशो 27 + x। इज इट? हमने इस रेशो के एंटीसीडेंट में भी एक नंबर ऐड कर दिया है और वही नंबर हमने इसके कॉन्सिक्वेंट में भी ऐड कर दिया है। अब क्या हो गया? ऐड होने के बाद ये रेशो और ये रेशो इक्वल हो गई हैं। ओके, I'm going referring back to the question। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ? What number must be added to the antecedent and consequent of the ratio 5:27? 5:27 के दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर आप ऐड करोगे टू मेक इट इक्वल टू 1:3 के वो 1:3 के इक्वल हो जाए? वो नंबर तो हमें मालूम नहीं है, हमने मालूम करना है, उसे हमने एक्स अस्यूम कर लिया। नाउ अब इसमें ऐड करने के बाद ये रेशो जो अब नई रेशो बनी है वो इसके इक्वल है। अगर दो रेशोज इक्वल हो जाए तो क्या बनता है? प्रोपोर्शन। अब जब हम प्रोपोर्शन का साइन लगा रहे हैं तो हमें फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेशोज़ हैं आपस में। लेकिन यहाँ पे 5 + x है, ये 27 + x है। यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। प्रोपोर्शन के लिए साइन का ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं। नाउ दिस इज इक्वल टू 1:3। क्योंकि ये रेशो 1:3 के बराबर नहीं है, लेकिन इसमें हमने एक नंबर अगर ऐड करें तो बराबर हो जाएगी। वो नंबर हमने x ऐड कर दिया इन दोनों के अंदर, तो अब ये इक्वल होगी। अब ये प्रोपोर्शन है तो क्या बनेगा? एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और मीन की प्रोडक्ट। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट क्या होगी? 3 × 5 + x। फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, सेकेंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ 3 5s are 15 plus 3 times x is 3x is equal to 27 + x। वैल्यू x की चाहिए, इस x को यहाँ लाइए, इसमें से माइनस हो जाएगा। 15 को यहाँ ले जाइए, 27 में से माइनस हो जाएगा। 3x - x क्या बनेगा? 2x। 15 ये आएगा, 27 में से माइनस होगा, क्या बचेगा? 12। x किसके बराबर होगा? 12/2 इज इक्वल टू 6। सो x की वैल्यू आ गई 6। मैं इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, लिहाजा मैं स्टेप्स को बहुत तेज़ी के साथ कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ। ये दोनों सवाल जो हमने लास्ट किए हैं 3 और 4, इसके अंदर बुनियादी मकसद क्या था कि प्रोपोर्शन की डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है। उसमें जो लैंग्वेज है वो आपको प्रोपोर्शन की तरफ लेके जाती है कि दो रेशोज़ इक्वल हो रही हैं। अगर दो रेशोज़ हैं और उनमें इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो आपने उनको फ़ौरन प्रोपोर्शन की शक्ल में लेकर जाना है और प्रोपोर्शन से काम करना है। फिर सारा रेशो को कैसे निकालना है वो भी हम इसमें देख चुके हैं। अभी राइट नाउ वी आर क्लोजिंग दिस लेसन, बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके बाकी सवाल हम अपने नेक्स्ट लेसन में सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।